नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज की खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। दोस्तों, दुनिया में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात की शिकायत कभी नहीं कर सकता कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी है। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज बिखरी पड़ी है, बस जरूरत है उसे सही समय पर उपयोग में लेने की। और अब सही समय आ चुका है। जी हाँ, वो विद्यार्थी जो पिछले 2-3 सालों से रिट एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं और जिन्होंने अपना सुख चैन सब कुछ त्याग रखा है और बस लगे हुए हैं उस सपने को पूरा करने में जिसे उन्होंने कभी संजोया था। तो कैसे आप लोगों को इस प्रतिस्पर्धा के समय में, इन चुनौतियों के समय में आपको एक पॉजिटिव ऑरा अपने आसपास रखना है, कैसे समस्याओं को अपने आप से दूर रखना है और एक सकारात्मक सोच के साथ आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करना है, इन तमाम विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं रियाज अहमद सर। जी हाँ, जो राजकीय व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं, 25 वर्षों का शिक्षण अनुभव रखते हैं और विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित पुस्तक लेखन में अपनी सहभागिता निभा चुके हैं। और आपको बता दूं कि गणित और मनोविज्ञान पर सर अपनी बहुत अच्छी कमांड रखते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार कृतिका और उदयपुर न्यूज़ का और सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। उदयपुर न्यूज़ को बहुत बहुत आभार कि आज का ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है और हम लोग जिस एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने के लिए हैं, निश्चित तौर पर आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में बड़ा ज्वलंत एक बिंदु है। और विशेष तौर पर विद्यार्थी जो हैं वो अपना एक इस समय जो माइंडसेट करके बैठे हैं एग्जाम को लेकर कि एग्जाम में उन बच्चों की जो एक नर्वसनेस बच्चे फील करते हैं। अभी रीट आयोजित होनी है बहुत हाल ही में, तो ऐसे विद्यार्थियों को इस समय इस मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज का जो ये सेगमेंट है ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो रिट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। काफी लंबा इंतजार इन बच्चों ने किया है, लेकिन सर एक इंतजार का जो बहुत बड़ा, हम बोले कि बहुत समय बाद उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है और अब खुशी है कई सारे बच्चों में। लेकिन स्टूडेंट्स का एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि काश इस वक्त से हम कुछ वक्त और चुरा पाते तो कुछ अच्छा कर देते। सर क्या कहना चाहेंगे? यकीनन ये बात तो तय है कि ये जो रीट इस समय आयोजित हो रही है, पिछले 3.5 साल पिछली जो रीट हुई थी 11 फरवरी 2018 को हुई थी और उससे 3.5 साल बाद ये रीट हो रही है। तो विद्यार्थी इस पूरी अवधि में उन बच्चों को छोड़ दे जिन्होंने पिछली रीट दी थी, उस अवधि से लेकर के और इस अवधि तक 3.5 साल में बच्चों ने जो परिश्रम जो किया है उस परिश्रम को अब एनकैश करने का टाइम है और सफल होने का टाइम है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि शायद इस बार जो कड़ी प्रतिस्पर्धा है और दिनों दिन जो कड़ी होती जा रही है, ये आज का नेचर बन गई है। अभी हम इस दौर में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन करके सफल हो। हमको कहीं ना कहीं ये तय करना होगा कि हम श्रेष्ठ हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम उन 20 लाख बच्चों में उन 31,000 या 32,000 या 35,000 जो भर्ती होती है, उन 35,000 के लायक है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, समस्याओं की हमने बात की, प्रतिस्पर्धा की हमने बात की, तो बेशक प्रतिस्पर्धा का दौर है, समस्याएं, चुनौतियां स्टूडेंट्स के सामने बहुत सारी हैं और मैं कहूँगी कि सिर्फ स्टूडेंट्स के सामने ही नहीं, आजकल शिक्षक, पेरेंट्स सभी के सामने एक चुनौती भरा माहौल जो है वो लोग फेस करते हैं। तो सर, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या चुनौतियाँ अभी के समय में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है? एक बहुत बड़ी चुनौती से तो अभी हम लोग फ्री होकर के बैठे हैं कृतिका। कोरोना का पूरा एक लंबा टाइम था और वो बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ने के आदी हुआ करते थे, उन बच्चों ने उस ऑफलाइन की आदत को छोड़ करके ऑनलाइन पढ़ना सीखा है। तो निश्चित तौर पर जो डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होता है टीचर के साथ, उससे भिन्न एक स्थिति जहाँ पे आप एक स्क्रीन पर एक टीचर से पढ़ रहे हैं और आप प्रत्यक्ष संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दशा में अपने पढ़ाई को मेंटेन रखना, अपने उस स्तर को मेंटेन रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस बदले दौर को लोगों ने स्वीकार किया, विद्यार्थियों ने स्वीकार किया। लेकिन हमें संपूर्ण परिप्रेक्ष्य जब हम देखते हैं तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि जब दौर अगर बदल रहा है और इस तरह से बदल रहा है तो हमको अपने अंदर कहाँ बदलाव लाने की जरूरत है। तो विद्यार्थियों को सबसे पहले वो चेंज अपने अंदर लाना है। प्राय मेरी ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चे संवाद करते हैं कि सर हमारे अंदर ऐसी कौन सी एक ऐसी चीज़ हो, एक वाक्य में अगर हम बोले जो हमको कई सफलता की और सीधे डायरेक्ट ले जाती है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक वाक्य में अगर मैं बोलूँ तो वो शब्द होता है जुनून।
वो जुनून आपको, आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे लेकर के आपके अंदर जुनून कितना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो डेडिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जुनून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो अगर बात करूं मैं परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो उनका नेचर जो है वो किस तरह से इस दौर में बदल रहा है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कृतिका। नेचर एग्जाम का, परीक्षाओं का नेचर कैसे बदल रहा है। आप पिछले 10-15 वर्ष की परीक्षाओं से लेकर के वर्तमान तक जब आप एक लगातार क्रम में परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की प्रकृति को जब आप विश्लेषित करेंगे तो आप सबसे बड़ी जो चीज़ पाएंगे वो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पहले जहाँ सूचनात्मक प्रश्नों की भरमार होती थी जी, जहाँ आपसे सीधे सीधे एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है जी, अभी इस दौर में वो प्रश्न थोड़े से और ज़्यादा कहीं गहराई तक उतर गए हैं और आपसे एक चिंतन स्तर की अपेक्षा की जाती है। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आपको न केवल जानकारी के आधार पर देना है बल्कि आपके चिंतन का समावेश उसमें होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा कहीं गहराई में उतर रहे हैं। तो अभी केवल एक ऐसा पैटर्न जहाँ पे हम केवल पढ़ते जा रहे हैं, केवल याद करते जा रहे हैं, केवल मेमोराइज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो कभी काफी हो नहीं सकता है। अभी बच्चों को ये समझना होगा कि उन्हें उस कंटेंट पर अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी बनानी पड़ेगी और वहां से कोई और भिन्न कोई स्थिति निकल सकती है, कोई और भिन्न प्रश्न बन सकता है, कहीं डेप्थ में जाकर के कोई बात हो सकती है, वो उनको कहीं सोचनी पड़ेगी। और परीक्षा कक्ष के अंदर विशेष तौर पर जी, जहां परीक्षा कक्ष में बच्चे एक प्रेशर के साथ काम करते हैं, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि शतरंज के बोर्ड पर बैठा हुआ खिलाड़ी जो होता है उसके दिमाग में उतनी चाल नहीं सूझती जितना बाहर से खड़ा हुआ एक खिलाड़ी देख करके सोच लेता है जी। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे एक कारण काम किया करता है। कारण ये काम करता है कि शतरंज के बोर्ड पे खेलने वाला खिलाड़ी एक दबाव के साथ खेलता है, वहां पे उस स्तर को बना के रखना वो चुनौती होती है। तो विद्यार्थियों को परीक्षा भवन में तैयारी के साथ साथ अपने मानसिक स्थिति को संतुलित बनाए रखना और उसे नियंत्रित रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं हमेशा बच्चों के साथ इस बात को मैं हमेशा बोलता आया हूँ दृढ़ता से कि आपकी केवल प्रिपरेशन काफी नहीं होती है, आपकी प्रिपरेशन विद एक प्लानिंग के साथ जो होती है वो बहुत ज्यादा, आपको टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको आपके इमोशंस का मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको वो सब चीजें जो आपको एक जो घबराहट होती है, जैसा भी आपने जिक्र भी किया था, उन सब चीजों का पहले से आपको प्रबंध करके एक दृढ़ मानसिकता के साथ आपको परीक्षा हॉल में जाना पड़ेगा, वो आपको सफल बनाएगा। ये निश्चित तौर पे ये जरूरी है। सर, चूंकि आप मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से जानते हैं सर, तो अभी इस समय में कई सारे मनोवैज्ञानिक कारणों से बच्चा घिरा हुआ है, कई सारी समस्याएं हैं, तो इस समय में कैसे बच्चा अपने चारों ओर पॉजिटिव वाइब्स को रखे सर? पॉजिटिव वाइब्स को रखने के लिए मैं हमेशा जब बच्चों के साथ मनोविज्ञान में संवाद होता है तो मैं हमेशा बच्चों के साथ एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर अपने आप को शिथिल होने से बचाना है, क्योंकि जनरली जो निराशाएं जो आती हैं, नकारात्मकताएं जो आती हैं, वो 2-3 स्थितियों में आती है। या तो बच्चे का लक्ष्य प्राप्त करने का जो पूरा सफर है बहुत ज्यादा लंबा है, या दूसरी स्थिति होती है बच्चा जब ये सोचता है कि मुझे जो पर्याप्त सामग्री है, जो पर्याप्त गाइडेंस है वो मुझे नहीं मिल पाया है, ये कहीं नकारात्मकता लाती है। हर चीज का प्रबंध करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं जो विद्यार्थियों को हमेशा देना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में जब शिथिल पड़ते हैं, जब आप कमजोर पड़ते हैं, तो आपको 2 प्रकार के व्यक्तियों को हमेशा याद रखना होता है। और वो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले व्यक्ति वो होते हैं जिनकी आंखों में हमको लेकर के एक सपना होता है, जो हमको कुछ बनते देखना चाहते हैं जी। हमेशा उन व्यक्तियों को याद करो, वो हमको ऊर्जा देते हैं। जब हम शिथिल पड़ते हैं तो मैं अगर मेरे माँ बाप को, मैं अपने भाई को, बहन को, बेटी को, जो भी व्हाटएवर जो भी है, जो मुझे कुछ बनते देखना चाहता है, मैं उसको याद करूंगा, मैं शिथिल होने से कहीं ना कहीं बचूंगा जी। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो हमको कुछ बनते देखना नहीं चाहते हैं। ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये हमको ज्यादा ऊर्जा देते हैं। दोनों ही पॉजिटिव, यस, दोनों से ही हमारे अंदर पॉजिटिव वेव। तो आपने कहा कि पॉजिटिव वेव की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर ये अभिप्रेरणाएं जो है हमको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी। और आज के इस पूरे दृश्य में, आज के इस पूरे परिदृश्य में ये बात बिल्कुल तय है
कि हर वो बच्चा जो न केवल तैयारी के आधार पर दृढ़ है बल्कि मानसिक तौर पर भी दृढ़ है, उसी को निकलना है। ये जो 20 लाख बच्चे जो रीट दे रहे हैं कृतिका, इन 20 लाख बच्चों में से 35,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो आप सोच के देखिए कि 20 लाख में 35,000 बच्चे सेलेक्ट हैं, मतलब 19,65,000 बच्चे फेल भी हो रहे हैं जी। तो ऐसी कौन सी एक रेखा है जो इन 35,000 के और उन 19,65,000 के बीच में खिंची हुई है जी। किस एक चीज ने इन 35,000 को इनसे छांट के अलग रखा, वो हमको समझना है। सर समय बहुत कम है, कुछ ही दिनों में रीट एग्जाम होने वाला है। जी, बिल्कुल। तो अभी कई सारी ऐसी सोशल मीडिया पे अगर हम बात करें तो आजकल हर बच्चा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपने ये नहीं पढ़ा तो रीट क्लियर नहीं होगा, 7 दिन की गोली, AK-47, इस तरह की कई सारी बुक्स, कई सारे स्टडी मटेरियल जो है वो बाजार में अवेलेबल हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो होच पोच की अवस्था में आ जाते हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त में क्या करें सर? हाँ, ये आपने इतना ज्वलंत प्रश्न पूछा है और मैं बहुत शीघ्र कुछ दिन पहले ही मैं एक संवाद बच्चों के साथ कर रहा था। वहाँ बच्चों ने मुझे इस बात को पूछा था कि सर सोशल मीडिया पे एक भरमार है कि ऐसे करें ऐसे करें, और मैंने हर बच्चे को ये व्यक्तिगत जो मिला उसको भी बोला, और मैंने प्लेटफॉर्म से भी, अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उनसे भी ये बोला था कि हर बच्चे की आवश्यकता अलग अलग होती है। निश्चित तौर पर आप जो सोशल मीडिया पे जो कुछ भी पढ़ते हैं कि हमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आप अपनी प्राथमिकता तय करें जी। जिस प्रकार से हर मरीज की दवा अलग अलग होती है, हर पेशेंट की स्थिति अलग होती है, उसके रोग का प्रकार अलग होता है, स्टेज अलग होती है, उसी प्रकार से हर बच्चे की आवश्यकता है। साइकोलॉजी भी इस बात को बोलती है। तो आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें। एक बच्चा जो, अभी मैं अगर रीट का एग्जाम्पल लूँ तो रीट में एक बच्चा ऐसा है जिसकी हिंदी भाषा कमजोर है, उसे निश्चित तौर पे हिंदी भाषा पे ध्यान देना है। लेकिन एक बच्चा दूसरा ऐसा है जिसकी हिंदी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है, वो क्यों हिंदी भाषा पे ध्यान देगा? वो अपने मनोविज्ञान या दूसरे जो पार्ट है जहाँ कमजोर है वहां पे ध्यान देगा। तो आप सोशल मीडिया पे आने वाली ये जो तमाम पोस्ट है आप उन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, ये सोच के फॉलो नहीं करना है कि किसी ने भेजा है, कोई इसमें आप अपना तय करें। और मैं एक फॉर्मूला, एक बात जो हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कृतिका, और मुझे वो वाक्य हमेशा पसंद होता है, वो बात हमेशा पसंद होती है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं उसे कागज पे लिखें और लिख करके उसका विश्लेषण करें, उसका मूल्यांकन करें कि मेरी आवश्यकता ये है, मेरी प्लानिंग ये रहेगी, उसको लिखें। दिमाग में, जब दिमाग में विचारों का प्रवाह जो होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र और सघन हो जाता है, वो हमको बेचैन करता है। उस तीव्र और सघन प्रवाह को संतुलित रखने के लिए आप अपने विचारों को एक बार लिखें और लिख करके फिर अपनी प्राथमिकताएं तय करें। ये जो घबराहट आपके अंदर है वो घबराहट का बहुत ज्यादा सीमा तक समाधान ये होता है। सर, एक अच्छी परीक्षा की तैयारी के लिए किन किन बिंदुओं को फॉलो करना जरूरी है? मुख्य बिंदु क्या है सर? ये भी मेरा बहुत पसंदीदा प्रश्न आपने पूछा है। एक परीक्षा की तैयारी जब हम करते हैं तो हम किन प्रमुख बिंदुओं का ध्यान रखें? जी। 3 बिंदु में प्रमुख तौर, वैसे तो बहुत सारे बिंदु होते हैं लेकिन 3 जो सर्वोच्च प्राथमिकता की बातें हैं वो हमको ध्यान रखें। सबसे पहले हम जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उस परीक्षा का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, ये सबसे पहली चीज होगी। तो उस पाठ्यक्रम को आपको समझना होगा। दूसरा, हमको ये ध्यान रखना है कि उस पाठ्यक्रम से जुड़े जितने भी कंटेंट हैं उसके लिए पर्याप्त शिक्षण सामग्री, वो पाठ्य पुस्तक के रूप में हो, वो एक अच्छे नोट्स के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, वो सॉफ्ट हार्ड कॉपी किसी भी रूप में हो, प्रिंट मीडिया के तौर पे हो, प्रिंट मटेरियल हो या सॉफ्ट मटेरियल, वो जहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको कलेक्ट करनी है। तो पहला बिंदु है आपको सिलेबस बहुत अच्छे से देखना है। दूसरा बिंदु है कि आपको उस सिलेबस से जुड़े जितने भी कंटेंट है वो आपको कलेक्ट करने हैं। और तीसरा बिंदु होता है कि कंटेंट के हर पार्ट पर आपको जहाँ से उचित मार्गदर्शन मिल सकता हो वहाँ से आपको मार्गदर्शन आपको लेना है। मैं हमेशा एक बात जो बच्चों से बोलता आया हूँ कि आप, इस दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपका सिलेक्शन करा सकती हो, आपका सिलेक्शन आप खुद करा सकते हो। लेकिन एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छी कोचिंग जो होती है, अच्छा संस्थान जो होता है, वो आपको ये बताता है कि तैयारी आपको कैसी करनी है। तैयारी आपको करनी है लेकिन कैसे करनी है ये एक अच्छा शिक्षक आपको बताता है। तो 3 चीजें हो गई। पाठ्यक्रम का आपको भले से पता, दूसरी चीज उस पाठ्यक्रम से जुड़ी सारी जो विषय सामग्री है पर्याप्त और पूरी जी, उचित सामग्री आपके पास हो, और तीसरा उसको उचित मार्गदर्शन हो, फिर आपको तैयारी आपको करनी है। तो
ये 3 चीज़ें सर्वोच्च प्राथमिकता पर, उसके बाद फिर आपका डेडिकेशन, आपका जो जुनून होता है वो आपका काम करता है, आपका समर्पण काम करता है, आपका कठोर परिश्रम करता है। सर अंतिम समय है, बहुत कम समय बच्चों के पास बचा हुआ है सर, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद 17-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वक्त कैसे अपने आप को समझाएं और कैसे रिलैक्स करें, क्योंकि उनकी कोशिश है कि बस जो धूल जमी हुई है उसे किसी भी तरह से झटक कर फिर से पढ़ाई करें और फिर से उसमें लग जाएं सर। 17-18 घंटे पढ़ना इस बात का प्रतीक नहीं होता है कि वो बच्चे निश्चित तौर पर सफल होंगे। मैंने जैसा अभी पूर्व में भी कहा कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करें। यदि एक बच्चे का काम 8 से 10 घंटे में चलता है और 8 से 10 घंटे बहुत पर्याप्त होते हैं, अगर आपको ये बढ़ाना भी है तो आप 12 घंटे, बहुत ज़्यादा जब एग्जाम नज़दीक है तो 17-18 घंटे आपको यंत्रवत नहीं पढ़ना है। आपको बीच में अपने आप को ये भी तैयार रखना है कि जो कुछ 18 घंटे में जो ज्ञान आपके अंदर जा रहा है वो प्रोसेस कैसे होगा। आपको प्रोसेस के लिए आपको स्पेस देना पड़ेगा। तो आप अपनी योजनाएं तय करें। मैंने हमेशा एक बात जो बोली है कि आप अपनी योजना को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें। छोटे लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त करते हैं और जब छोटे लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करते हैं एक सकारात्मकता का संचार हमारे अंदर होता है। तो आप लगातार 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करने वाले बच्चों को मैं हमेशा एक सलाह देता हूँ कि आप अपने 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के शेड्यूल बनाएं, टुकड़ों में पढ़ें, बीच में एक गैप रखें और उस गैप में अपने दिमाग को एक विश्राम दें। जी। और वो विश्राम आपको ध्यान रखें, विश्राम आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्यस्त रह करके नहीं देना है। उस 10 मिनट आधा घंटे की गैप में आप संवाद कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं, अपने मित्र से बात कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं। वहां से आपके दिमाग को एक शक्ति मिलती है, अगेन रिक्रिएट होता है। फिर आप तो टुकड़ों में जब आप पढ़ते हैं और योजनाबद्ध तरीके से आप पढ़ते हैं, 17-18 घंटे पढ़ना कभी इस बात का प्रतीक नहीं होता, इस बात का प्रमाण नहीं होता कि बच्चा सफल होगा। जब आवश्यकता है तो 17-18 घंटे पढ़ने में बुराई नहीं है, लेकिन एक मशीन के तौर पे, एक मैकेनिकल तरीके से आप 18 घंटे पढ़ते हैं वो निश्चित तौर पर बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए व्यायाम या योग, मेडिटेशन, ये कितना अभी उपयोगी रहेगा? बहुत ज़्यादा। मैं तो ये हमारी सनातनी संस्कृति, भारतीय परंपरा जो रही है योग की और प्राणायाम की और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तो हमको एक तरीके से पुनर्जीवन देती हैं। आप प्रत्येक तनाव की स्थिति में हैं, आप किसी भी स्थिति में हैं, वो हमको एक इतनी ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करती है। और यहाँ मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कृतिका, कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा समस्याओं की जड़ आपका तनाव होता है। बहुत ज़्यादा समस्याओं का जड़ आपके अंदर विचारों का, मैंने जो अभी शब्द लिया था, सघन और तीव्र प्रभाव होता है, वो हमको कहीं बेचैन करता है। योग प्राणायाम उस सघन और तीव्र प्रवाह को भी संतुलित करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं पूर्णतः 100% इस बात से सहमत हूँ कि आप अपनी तैयारी, अपने अध्ययन के दौरान बीच में अगर कहीं आप योग और प्राणायाम की कहीं उसको गैप को आप उससे कंप्लीट करते हैं, उसका सहारा लेते हैं, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उस बच्चे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सफलता का मूल मंत्र आपकी नज़र में क्या होगा? वो हमारे विद्यार्थी जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ज़रूर आपसे जानना चाहते होंगे। सफलता का मूल मंत्र तो मैं 4 पंक्तियां मैं आपको बोल करके सफलता के मूल मंत्र को मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक पसंदीदा कवि हैं जिनकी वो कविता है कि माना अभावों से त्रस्त सभी, अवरोधों की सर्वत्र विजय, पर राही बाना लेकर आगे बढ़ने में कैसा भय, उसका पथ समझौता क्या, चलते ही जिसको जाना है, उसका रुकने का क्या काम, बढ़ते ही जिसको जाना है। और अपने शोणित से, शोणित रक्त को बोलते हैं, अपने शोणित से सींचे चल, कर्मभूमि नंदन वन है और संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहाँ सिसकी भरना पागलपन है। तो आप सिसकी भरोगे तो पागल समझे जाओगे। आपको सिसकी नहीं भरनी है, आपको रोना नहीं है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपकी सिसकी को, आपके असफल होने के कारण को जाने। दुनिया सिर्फ ही देखती है कि आप सफल हैं या नहीं है। तो आपको ये प्रयास करना है, आपको अपने अंदर एक सपना हमेशा एक जिंदा रखना है और उस सपने को प्राप्त करने के लिए आपको लगातार, निरंतर, सतत आपको प्रयास करना है। और मैं इस बात को एक शिक्षक होने के नाते इस बात को मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जिन बच्चों ने लक्ष्य को सामने रख कर के सतत संघर्ष किया है, उसकी सफलता आज या कल या परसों उसको मिली हो, लेकिन मिली उसको जरूर। और सफलता का अर्थ केवल ये नहीं होता कि आप कोई नौकरी से लगे हैं, सिर्फ ये सफलता नहीं होती कृतिका। सफल आप जीवन के कई सारे क्षेत्रों में होते हैं। जब आप किसी एक क्षेत्र में असफल होते हैं
तो वहाँ का अनुभव जो होता है वो आपको दूसरे क्षेत्रों में सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त होता है। सर, कार्यक्रम के अंत में आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ऐसे फिलहाल तो मैं ऐसे सभी बच्चे जो बहुत जल्दी रीट में अभी सम्मिलित होने वाले हैं, उन सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आपसे मैं ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं आपकी कुछ 4-5 दिन बाद रीट है, तो इन 4-5 दिन में जितना ज़्यादा आपको पढ़ना है उससे कई गुना ज़्यादा आपने आपको संगठित करना है, अपने संवेगों को संगठित करना है, अपने भावनाओं को संगठित करना है, अपने आप को मानसिक तौर पे आपको समेटना है, अपने आप को मजबूत बनाओ। इस 5-6 दिन में तैयारियां तो आपने पिछले 1 साल 2 साल में जितनी की है वो तैयारियां संग्रहित हैं, आपके चेतन और अचेतन में संग्रहित हैं, और वो तैयारियां आपकी सारी की सारी। और मैं कृतिका एक सवाल अभी जब आप पूछ रहे थे तो मुझे आपके सवाल में से एक सवाल याद आ गया था। बच्चों ने कई बार मुझे इस बात को कहा कि एग्जाम से ठीक पहले हमें ये लगता है कि जो कुछ भी याद किया था वो उनको अब याद ही नहीं है, जो पढ़े हैं, ये घबराहट बहुत ज्यादा होती है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि नहीं, वो आपको सब याद है, जब आपका टाइम परफॉर्म करने का आएगा आपको सब याद आ जाएगा, लेकिन वो आपको याद तब आएगा जब आप मानसिक मजबूती लेकर के आप जाएंगे। तो इस अगले 4-5 दिन में अपने आप को संगठित कीजिए, अपने संवेगों को नियंत्रित कीजिए, अपने घबराहट को दूर कीजिए और एक विश्वास अपने मन के अंदर रख करके जाइए कि यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। और एक और बात मैं चलते चलते ज़रूर सारे बच्चों को बोलूँगा, आप देखें विश्व के जितने भी महानतम व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी न किसी महान लक्ष्य को प्राप्त करके पूरे विश्व में कई प्रसिद्ध हुए, आप उनके जीवन में एक कॉमन बात देखेंगे। वो कॉमन बात ये होती है कि उन्होंने वो महान बनने के लिए या पोजीशन प्राप्त करने के लिए कभी सोचा नहीं, उन्होंने सिर्फ एक लक्ष्य सोच करके काम किया कि मैं जितना बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ उतना मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है जी। और वो लक्ष्य उनको प्राप्त हुआ। तो आप ये सोच करके जाइए रीट में कि आप जितना श्रेष्ठ परफॉर्म कर सकते हैं वो करने के लिए आप जा रहे हैं, बाकी तो रीट की जो सीट है वो आपके पास होगी। ये मैं तो अपनी घबराहट को दूर कीजिए, इस 4-5 दिन में अपने आप को पूरी तरीके से संवेगात्मक तौर पे, भावनात्मक तौर पे अपने आप को दृढ़ बना करके जाइए। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे स्टूडेंट्स को दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत आभार आपका, और उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत आभार, और आप सभी का आभार। इस तरीके के सेशन हम लोग प्रायोजित करते रहेंगे। धन्यवाद सभी दर्शकों का जी। तो दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको अपने मन को हारने नहीं देना है, जीत हासिल करनी है तो भावनाओं पर संयम रखना होगा, कंट्रोल करना होगा, और सबसे बड़ी बात, कोरोना गाइडलाइंस को जरूर फॉलो कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि मास्क, सैनिटाइजर और सारी चीजें जो उपयोगी हैं वो आपके साथ हो। परीक्षा सेंटर पर भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं, वैसे आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन मजबूत इरादे, दृढ़ निश्चय अगर आप में हैं तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट ज़रूर पसंद आया होगा। कई सारी ऐसी बातें हैं जो रियाज सर ने आपकी क्लियर कर दी होंगी। सकारात्मक सोच आपको रखकर एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। उदयपुर न्यूज़ आपके सफल भविष्य की कामना करता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।